हाँ जी, क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैड परफॉर्म्ड टिल क्वेश्चन नंबर 10 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि इन द प्रीवियस क्लास आई हैड इन्फॉर्म्ड यू कि इफ वी नीड टू प्रूव, ध्यान से सुनना, इफ वी नीड टू प्रूव अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। सर हाँ जी बेटा। सर हमने 10th क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था। क्या बेटे? सर हमने 10th क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था। सो 11th क्वेश्चन करने के लिए एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करी थी। अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो एक प्रॉपर्टी है जिससे पैरेललोग्राम प्रूव करना बड़ा आसान है। वो क्या है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। मतलब अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको आपको पैरेललोग्राम बनाना है, अगर आप एक ही पेयर को इक्वल और उसी पेयर को पैरेलल भी प्रूव कर दो तो देन वी कैन से दैट दिस बॉक्स इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है सारे का सारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। We are given here in triangle ABC and triangle DEF. Okay, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ABC and DEF, we are given AB equal to DE। डायग्राम के ऊपर मैं मार्क करने जा रहा हूँ AB equal to DE। ओके, एंड मोर ओवर और हमें गिवन है AB पैरेलल टू DE, तो पैरेलल का भी सिंबल बना लेते हैं। ठीक है जी, दोनों साइड्स पैरेलल हैं। और हमें क्या दे रखा है? BC इक्वल टू EF, मार्क कर लेते हैं। BC इक्वल टू EF और क्या है फर्दर आगे? BC पैरेलल टू EF। ठीक है जी, पैरेलल भी मार्क कर लेते हैं। BC पैरेलल टू EF। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें शो करना है क्वाड्रिलेटरल ABED पैरेललोग्राम है। ओके, चलिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल ABED कौन सा लग रहा है आपको। तो ABED, हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हमें क्या बताना है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो आप नोटिस करो इस क्वाड्रिलेटरल में जो साइड AB है, AB किसके इक्वल है? DE के। दैट इज क्लियरली गिवन, मैंने डायग्राम के ऊपर सिंबल भी बना दिए। AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE। तो अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल बोथ आ जाए, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल बोथ आ जाए तो हम बोल सकते हैं ना क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में अभी डिस्कस करा था। इसका मतलब फिर ABED डायरेक्ट पैरेललोग्राम बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इन ABED what we can write here, we are given AB equal to DE and AB parallel to DE। ये दोनों इंफॉर्मेशन कहां से आई है? हमारे पास गिवन है। तो अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां पे हम लिखेंगे सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ABED is equal and parallel both, therefore ABED is a पैरेललोग्राम। बच्चों ये बताओ इस फर्स्ट पार्ट में आपको कोई दिक्कत लग रही है? डायग्राम के ऊपर फोकस करो। और एक बात और नोटिस रखना, अगर एग्जामिनर ने डायग्राम को थोड़ा सा टिल्टेड बनाया हुआ है, जैसे डायग्राम 45 डिग्री के एंगल पे ये टिल्टेड है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप भी टिल्टेड ही बनाओ, आप सीधी बना सकते हो डायग्राम को। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला पार्ट हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। डन।
सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट अपने को चाहिए BEFC। अब देखिए BEFC, ये मैं पहले ऑरेंज पार्ट यहां से हटा देता हूं। BEFC चाहिए, ओके। तो टेक्निकली मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, ठीक है। आप भी ऐसे क्रॉस बना सकते हैं पेंसिल के साथ अपनी डायग्राम में, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। अब BEFC में देखो क्या क्या आपको गिवन है। BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। तो ये ऑरेंज वाला डब्बा बन गया पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो, तो सेम ही है बिल्कुल। तो बस इसको रिपीट करके लिखिए, आप कंप्लीट करिए, शाबाश। जिस फॉर्मेट में मैंने फर्स्ट को सॉल्व कराया सेम ही फॉर्मेट से सेकंड सॉल्व हो जाएगा। करिए, शाबाश। सर सिमिलरली ना लिख के कर दे सीधा। नहीं नहीं बेटा, आप बस लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। ओके सर। करो इसको, एग्जाम में जब करेंगे तब की तब देखेंगे। तो जब मल्टी पार्ट क्वेश्चंस होते हैं तो आप ऐसे लिखो इसको, जैसे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप इसको क्या लिखोगे, टू प्रूव BEFC इज अ पैरेललोग्राम। और यहां पे हम करेंगे इसका प्रूफ। तो इन BEFC व्हाट वी विल राइट, BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। दोनों इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सर अगली लाइन में लिखनी है, सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ। हाँ वो लिखना है आपको, लिखो लिखो, शाबाश, कोई बात नहीं। लिखेंगे तभी तो लर्न होगा। लिख लिया। यहां पे लिखेंगे सिंस वन पेयर ऑफ opposite sides is equal and parallel both, therefore we can say BEFC is a parallelogram। अच्छा जी, यहां पे हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए दोनों। अगर दोनों पैरेललोग्राम प्रूव हो चुके हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को हम डायग्राम के ऊपर मार्क कर लें। अगर ABED अगर हमने पैरेललोग्राम प्रूव कराया अभी, तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं ना कि ये दोनों इक्वल आ चुकी हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मैं इसको रिलेट कर रहा हूं यहां पे। और BE पैरेलल टू AD भी लिख सकते हैं, क्योंकि ABED पैरेललोग्राम प्रूव करा है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद, और इक्वल भी होती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मार्क कर लेते हैं। मोर ओवर हमने प्रूव करा है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। BEFC, इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि BE किसके पैरेलल होगी, CF के, और BE किसके इक्वल होगी, CF के। ठीक है, दोनों के मैंने रिलेशनशिप डायग्राम के ऊपर मार्क कर दिए सारे। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मार्क कर दी। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में अपने को क्या चाहिए। AD पैरेलल टू CF, AD इक्वल टू CF। चलिए थर्ड पार्ट लिखते हैं। टू प्रूव AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। ओके, जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब डायग्राम पे आप एनालाइज करिए। AD किसके पैरेलल है, हमारे ABED पैरेललोग्राम की वजह से। AD किसके पैरेलल होगी बच्चों, BE के। और AD किसके इक्वल होगी, BE के। मानते हो इस बात को? और जो हमारा टिल्टेड पैरेललोग्राम है BEFC, इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो BE किसके इक्वल है, CF के। और BE किसके पैरेलल है,
CF के, है ना। तो इसका मतलब AD पैरेलल टू BE, BE पैरेलल टू CF, इसका मतलब AD पैरेलल टू CF हो जाएगी। यस सर। इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE ऑरेंज वाली, और BE इक्वल टू रेड वाली CF, तो AD इक्वल टू CF हो जाएगी। तो मतलब जो प्रॉपर्टीज हमने फर्स्ट और सेकंड में प्रूव करी हैं उन्हीं को यूज करके हमें अपने सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहां पे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, जरा नोटिस करिएगा। हम लिखते हैं सिंस ABED is a parallelogram, therefore we can write it as AD parallel to BE and AD equal to BE। रीजन हम क्या लिखते हैं, opposite sides of parallelogram are parallel and equal, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, अब तो हम सारी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। फिर हम दूसरे वाले नीचे वाले पैरेललोग्राम में चलते हैं, उसको भी ऐसे लिखेंगे, सिंस BEFC is a parallelogram, so since BEFC is a parallelogram, therefore we can write it as BE parallel to CF and BE equal to CF, yes or no। तो let us assume ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 AD इक्वल टू BE, AD पैरेलल टू BE यहां पे, और BE पैरेलल टू CF, तो दिस इंप्लाइज, कॉमन पार्ट हटा देते हैं बीच में से, AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल और दूसरे वाला देखते हैं AD इक्वल टू BE, BE इक्वल टू CF, कॉमन पार्ट हटा दो, तो AD इक्वल टू CF। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया। कोई डाउट इसमें लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा है, और थर्ड में जो पैरेललोग्राम हमने प्रूव करे हैं उनको यूटिलाइज करके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में क्या करना है अपने को, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए देखते हैं। फोर्थ पार्ट में अपने को प्रूव करना है ACFD, ओके। अपन को प्रूव करना है ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें 2 प्रूव है, ओके। इसको करने के लिए क्या काम किया जाएगा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या किया जाएगा, देखो यार ये पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करा है, नोटिस करो। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करा है AD इक्वल पैरेलल टू CF, है ना, और AD इक्वल टू CF। तो जो प्रूव करा उसी को तो यूज करना है हमने। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल बोथ, देयरफॉर वी कैन से ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो नाउ वी राइट, या सिंस लिख देते हैं नाउ की जगह पे, since AD parallel to CF and AD equal to CF, ये क्या है, प्रूव्ड। फिर हम लिखते हैं वन पेयर ऑफ opposite sides is equal and
parallel both. Therefore we can say ACFD is a parallelogram. कोई डिफिकल्टी लग रही है बच्चों यहाँ पे? नो सर। तो डायग्राम के ऊपर जितनी मार्किंग करेंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन ये आपका सॉल्व होगा। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू DF। बस एक के ऊपर एक रखते जाओ पार्ट्स को। AC इक्वल टू DF, ये कैसे होगा? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो टू प्रूव AC इक्वल टू DF, तो यहां पे अपन क्या करते हैं? we write it as since ACFD is a parallelogram, therefore we write it as AC equal to DF. Reason being opposite sides of parallelogram are बच्चों इक्वल। फिफ्थ पार्ट भी हो गया जी। तो मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को यूज करके हमने थर्ड पार्ट सॉल्व करा, थर्ड पार्ट को यूज करके हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व करा, फोर्थ पार्ट को यूज करके फिफ्थ पार्ट सॉल्व करा, और फिफ्थ को यूज करके मतलब इन सारे को यूज करके हम सिक्स पार्ट सॉल्व करेंगे। सर मतलब एक भी गलत होगा मतलब सारा ही गलत होगा। हाँ, जिसमें ऐसे मल्टीपल पार्ट्स होते हैं ना, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं कि एक पार्ट को यूज करके सॉल्व करके उसकी हेल्प से सेकंड सॉल्व होगा, फिर उसकी हेल्प से थर्ड सॉल्व होगा, और ये पैटर्न चलता है आगे इन जनरल। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है, सिक्स पार्ट में सॉरी, डायग्राम कॉपी करता जाता हूं ताकि डायग्राम दिखती जाए। अरे भाई हो जा कॉपी, इतना फास्ट कंप्यूटर लिया है फिर भी ये घूमता ही रहता है। चलिए, तो ट्राइंगल ABC टू प्रूव लिखते हैं पहले। वी राइट इट एज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये अपने को प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसकी क्या करना पड़ेगा। इसके करने के लिए AB इक्वल टू DE, ये हमें गिवन है, ये ग्रीन वाला मैंने मार्क करा हूं ना। यस। BC इक्वल टू E, ये भी हमें गिवन है। और अभी हमने ऊपर क्या बोला? AC इक्वल टू DF। साइड से काम खत्म, तीनों साइड इक्वल होगी। तो इन ट्राइंगल बस आपको ये देखना है कि कौन सी गिवन है कौन सी प्रूव्ड है। तो SSS रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो विल राइट इट एज AB इक्वल टू DE, इसका रीजन है गिवन। दूसरा अपन लिखते हैं BC इक्वल टू EF, दैट इज ऑल्सो गिवन। थर्ड पार्ट इज AC इक्वल टू DF, ये हमने अभी प्रूव करा है, प्रूव्ड इन फिफ्थ पार्ट। Therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF by using SSS congruency rule। सर आप एक बार थर्ड पार्ट दिखा। बच्चों ये पार्ट समझ आया सिक्स्थ आपको? यस सर। ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व करी है इसी क्वेश्चन के। क्या देखना बेटा आपको? थर्ड। ये लो देखो, शाबाश। एक्सरसाइज 8.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना इसको। ये क्वेश्चन दो मेथड से होता है, मैं दोनों मेथड से आपको कराने की कोशिश करता हूं।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मेथड नंबर 1 करते हैं जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा। इन जनरल ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब जिनकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, दैट काइंड ऑफ ट्रेपेजियम इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस। ठीक है, ट्रेपेजियम में कंफ्यूज नहीं होना, कई बार ट्रेपेजॉइड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेपेजॉइड, तो दोनों सेम ही चीजें होती हैं। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझ लो, ये क्वेश्चन आपको वैसे ही लर्न ही हो जाएगा कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स के साथ एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स के साथ अटैच्ड एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये इक्वल होते हैं। इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब अगर मैं देखूं यहां पे एंगल ए बी सी डी, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की वजह से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, और मोरओवर इसमें डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है ये। अब हमें ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखानी है कि एंगल्स जो हैं नॉन पैरेलल साइड्स के साथ अटैच्ड एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, मोरओवर डायगोनल्स इक्वल है। क्वेश्चन की पहले मैं आपको आउटलाइन समझाता हूं। So we are given here ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. ठीक है जी, यहां पे मार्क कर लेते हैं। एंड AD इक्वल टू BC, तभी तो ट्रेपेजियम आइसोसेलेस बना हमारा। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये जो कंपोनेंट है यहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये सारा आपको किसका पार्ट है? ये सारा किसका पार्ट है? कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। मतलब ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे। पहले मैं आपको जिस मेथड से मैंने कराना उससे ट्राई कराता हूं। चलिए इसको कॉपी करते हैं, डायग्राम बनाता हूं पहले मैं आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, अज्यूम कर लो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। ठीक है जी, तो यहां पे हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? मैं ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर्स। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD एंड BN परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मेथड सेलेक्ट कर लेना, मैं दोनों मेथड से आपको करा देता हूं क्वेश्चन, AM एंड BN। और ऐसे टीचर्स बहुत कम होते हैं जो एक एक क्वेश्चन को 3-3 मेथड से करा देते हैं, अगर जहां पे पॉसिबल बनता है। तो मैं कभी भी अपने टाइम को सेव नहीं करता, जितनी जल्दी काम हो जाए उतनी जल्दी कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो यहां पे देखो AM परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहां पे 90 डिग्री के एंगल बना देते हैं दोनों साइड। अब हमें क्या प्रूव करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D। चलिए ट्राई करते हैं। ये बात आपने लाइंस एंड एंगल्स में अच्छी तरह सीख चुके होंगे कि पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो थ्रू आउट सेम होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। अब यहां पे आप नोटिस करो, मैं एंगल A इक्वल टू एंगल B करने की जगह मैं एंगल C इक्वल टू एंगल D कर रहा हूं। देखो यार, एंगल C इक्वल टू एंगल D, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। अब देखो, ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल BCN ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों, को बता सकता है? सर ट्रायंगल ADM एंड BCN। हाँ जी बेटा, दो ही ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। यस सर। सर AD इज इक्वल्स टू BC। वेरी गुड। AAS। सर एंड देन
90 degree angle M is equals to angle N 90 वेरी degree. गुड, 90 डिग्री, दो चीजें आ गई। और तीसरी चीज क्या लेंगे बच्चों? Angle B is equals to angle C. अरे वो तो प्रूव करना है काका जी। सर AD is equals to सर AM is equals to BN. AM इक्वल टू BN, हाँ ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों पैरेलल है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। तो रूल कौन सा बनेगा? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो एंगल D इक्वल टू एंगल C आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा सेकंड पार्ट पहले सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। गर्भ बेटा, जो प्रूव करना होता है उसको कभी यूज नहीं करते। यस सर सर मैंने सोचा कि वो एंगल M था, सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। सर AD is equals to BC नहीं ले सकते? AD इक्वल टू BC, AM इक्वल टू BN और M इक्वल टू N 90। ट्राइंगल ADM, ट्राइंगल BCN। तो यहां पे हम लेते हैं सबसे पहले राइट एंगल, एंगल AMD इक्वल टू एंगल BNC, ईच 90। हाइपोटेन्यूज AD इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। और साइड AM इक्वल टू BN, दैट इज बिकॉज a perpendicular distance between parallel lines, perpendicular distance between parallel lines इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। रूल आपको पता है कैसे लिखना है, रूल सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने रूल लिखने में गलती कर दी तो टीचर आपका सारा सवाल गलत कर सकते हैं। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल D इक्वल टू एंगल सर C। हमारी चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। टू प्रूव है एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A इक्वल टू एंगल B करने के लिए हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे। AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD, AD इज ट्रांसवर्सल। मैंने यहां पे परपेंडिकुलर दोनों हटा दी हैं, तो देयरफॉर वी कैन से एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। हाँ ना बच्चों? अब मैं करने क्या वाला हूं, आपको रफ में समझाता हूं। एंगल A प्लस एंगल D कितना बच्चों? एंगल B प्लस एंगल C कितना? क्योंकि हमें एंगल B चाहिए ना। 180 अब ये दोनों ही 180 के इक्वल हैं, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री। One- एंगल B प्लस एंगल C। एंगल A प्लस D इक्वल टू एंगल B प्लस C आ गया। C और D क्या है? अभी हमने इक्वल प्रूव करे हैं ऊपर C, इक्वल इक्वल। तो वो कैंसिल हो गए, बस काम खत्म। एंड सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर वी कैन से एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। C और D कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने का रीजन क्या है? बोथ आर इक्वल। Proved. तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत लग रही है? सर जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आया तो हमने फिर बाद में जो परपेंडिकुलर बनाई थी वो दोबारा फिगर बनाएंगे, मतलब अरे वो मैं इरेज आपको करके convenience के लिए ना, परपेंडिकुलर। देखो बेटा डायग्राम परपेंडिकुलर्स का काम पहले फर्स्ट जो हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करा था C इक्वल टू D, उसमें परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है। अगर आप अगली रफ डायग्राम बना भी लोगे कॉपी में, उससे क्या होगा कि जो डायग्राम में हॉच पॉच सिचुएशन है उससे बच जाते हो आप, क्योंकि परपेंडिकुलर तो अब यूज ही नहीं होनी। तो इसलिए मैंने डिलीट कर दी। अगर आप बना के भी रखोगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, ठीक है, वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। अब 3-3 डायग्राम तो कोई नहीं बनाता, ये है कि 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों को क्वेश्चन पता ही लग जाता है, स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन करना कैसे है। ये तो आपको फर्स्ट टाइम समझा रहा हूं, इसलिए मतलब सारे नोट्स इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आप जब भी इसको रिवाइज करो तो आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से हो जाए। ओके, यस सर। चलिए गुड। सो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो चुके हैं।
थर्ड पार्ट में बच्चों हमें क्या करना है? थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू बीएडी। एबीसी बीएडी, एबीसी बीएडी। एबीसी कैसे बनेगा? इसको ज्वाइन कर देते हैं। और बीएडी कैसे बनेगा? इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ चुका है एंड ऑल दैट। अब हमें ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो ट्राइंगल कहां से आ रहे हैं? मेन साइड ऊपर से आ रहे हैं, ए बी से। तो टेक्निकली ये सिचुएशन है ना, दोनों में ये कॉमन है बच्चों, ए बी कॉमन दिख रही है। यस और क्या है? एडी इक्वल टू बीसी है। एडी इक्वल टू बीसी हमें गिवन है, ए बी कॉमन है। और हमने अभी क्या प्रूव करा कि ट्राइंगल ए बी डी में एंगल ए और इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी, ये एंगल क्या है? इक्वल। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा किस तरह से हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में टू प्रूव है ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी डी ए। तो ट्राइंगल बनाएंगे और फटाफट इसको प्रूव कर देंगे। इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल BDA, what we can say? AB equal to AB common, AD equal to BC given। ACB में कौन सा एंगल है बेटा? जरा ध्यान से देख के बताना। ACB में एंगल A है या एंगल B है? कंप्लीट एंगल एंगल बी, एंगल बी है ना। तो याद रखना है जिस ट्राइंगल को लेफ्ट साइड पे लिखा है उसके पार्ट्स भी लेफ्ट साइड पे लिखने हैं। यहां पे अगर आपने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिखा, टीचर ने आपके मार्क्स काट लेने हैं। यहां पे एंगल बी इक्वल टू एंगल ए आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो ट्राइंगल लिखा है उसके पार्ट्स भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। ये हमने अभी क्या करा है? प्रूव्ड। तो रूल कौन सा बन रहा है? साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर triangle ACB is congruent to triangle BDA by using SAS congruency rule। सर इससे एसी और बीडी भी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। हाँ जी बेटा दोबारा बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। सर सीपीसीटी से डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ, तो ये आ गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में अपने को क्या प्रूव करना है? AC इक्वल टू BD। तो ठीक है जी, CPCT से प्रूव हो गया। AC इक्वल टू BD, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व। इसी तरह से हमारा जो सवाल है वो फिनिश होता है। तो इसकी पहली आउटलाइन क्या है? हमें सबसे पहले एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूव करना है। उसके लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी दो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें यह भी याद है कि पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। तो AM इक्वल टू BN हमने एज्यूम कर लिया। AD इक्वल टू BC गिवन है और एंगल M इक्वल टू एंगल N है। तो ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCN हो गया बाय यूजिंग RHS रूल। उससे आया D इक्वल टू C, बट A प्लस D 180 है, B प्लस C 180 है को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। दोनों को इक्वेट कर दिया, एंगल A इक्वल टू एंगल B आ गया। उसके बाद बड़े ट्राइंगल ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मैंने रफ डायग्राम राइट पे बना रखी है। तो ट्राइंगल्स को हमने करा कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट करने के बाद AC इक्वल टू BD बाय CPCT। एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए जो बेसिक दो थ्योरम्स की जरूरत है उनमें से पहली थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके ऊपर बेस्ड कई बार क्वाड्रिलेटरल की 8.1 एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं आता एग्जाम में, सीधा 8.2 से डालते हैं। 7 क्वेश्चंस हैं इन टोटल और 2 या 3 एग्जांपल्स हैं। पहले दोनों थ्योरम्स प्रूव करते हैं, आज थ्योरम्स ही हो पाएंगी। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। एक चीज इसमें मिसिंग है, एंड इज हाफ ऑफ इट। पहले स्टेटमेंट नोट करें आप,
तब तक मैं ट्राइंगल बनाता हूं। स्टेटमेंट की हेडिंग डालेंगे आप मिड पॉइंट थ्योरम। तो ट्राइंगल एबीसी गिवन क्या है हमें? इन ट्राइंगल एबीसी वी आर हैविंग D and E are the midpoints। पहले आपको जनरल वे में समझाता हूं, उसके बाद आप प्रूफ स्टार्ट करते हैं। D and E are the midpoints of AB and AC। जनरल वे में इसको समझाने का तरीका यह है कि अगर किसी ट्राइंगल में आपने दो साइड्स के मिड पॉइंट को पकड़ के ज्वाइन कर दिया, तो ये जो व्हाइट लाइन सेगमेंट बन रही है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इसकी जो लेंथ है वो थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि डी एंड डी मिड पॉइंट्स हैं यहां पे, तो डी रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा डीई पैरेलल टू बीसी, और डीई जो है वो बीसी की लेंथ का हाफ होगी। कहने का मतलब अगर डी एंड डी मिड पॉइंट्स हैं और ये साइड 12 सेंटीमीटर है, तो डीई कितनी होगी? ऑटोमेटिकली 6 सेंटीमीटर निकलेगी। इसी चीज को हमें प्रूव करना है। पहले थ्योरम प्रूव करेंगे क्योंकि थ्योरम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, और उसके बाद हम करेंगे इनकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसकी बहुत मजेदार है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकी मार के सॉल्व करा देती है मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, टू प्रूव हमें क्या है जी? टू प्रूव हमें करना है DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और हम यहां पे काफी सारी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन भी आपको बताता हूं क्या करनी है। थ्रू C ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB which meets DE produced to meet at F। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं? हम C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू AB। ठीक है जी, ड्रॉ करते हैं। ओके, हाँ जी, इतना नोट करिए और एनालाइज करिए हमने क्या बनाया है। प्लीज टेक योर टाइम। तो ट्राइंगल एबीसी में डी एंड डी मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं कि जो एडी है वो बीडी के इक्वल होगा, जो एई है दैट विल बी इक्वल टू सीई। इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं, और हमें प्रूव करना है कि डीई पैरेलल टू बीसी है और डीई की लेंथ बीसी की लेंथ की हाफ है। इसको प्रूव करने के लिए सी से मैंने कंस्ट्रक्शन करी, सी से मैंने लाइन ड्रॉ करी विच इंटरसेक्ट्स डीई को प्रोड्यूस करने पे एफ पे मिलती है। ओके, नोट करो बच्चों, शाबाश। ओके सर।
नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है डीई पैरेलल टू बीसी। फोकस करने की कोशिश करना जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको। डीई पैरेलल टू बीसी हमें प्रूव करना है, मैं साइड पे लिखता हूं। अब डीई पैरेलल की जगह इंस्टेड ऑफ प्रूविंग डीई पैरेलल टू बीसी, अगर मैं डीएफ पैरेलल टू बीसी प्रूव कर दूं तो चलेगा? ठीक है ना। अगर डीएफ पैरेलल टू बीसी हो जाए तो मैं लिख सकता हूं ना कि इट मींस डीई पैरेलल टू बीसी, तो मुझे डीएफ पैरेलल टू बीसी करनी है। अब डीएफ पैरेलल टू बीसी कैसे होगी? देखो, डीएफ और बीसी एक बॉक्स का पार्ट है, जिस बॉक्स का नाम है बी सी एफ डी। अगर मैं किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल मेथड से बीसी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, बच्चों बीसी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, देन आई कैन से कि बीसी पैरेलल टू डीएफ। और अगर BC पैरेलल टू DF होगी तो आई कैन से DE पैरेलल टू BC। तो अब मेरा टारगेट क्या बन गया? मुझे प्रूव क्या करना है टेक्निकली? BCFD। तो क्या प्रूव करना है बच्चों? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको यह सिखाया हुआ है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल बोथ कर दो तो बात बन जाएगी। ऐसे तो इक्वल एंड पैरेलल करने के लिए आप खुद सोचो, CF पैरेलल टू AB हमने कंस्ट्रक्शन करी है, इसका मतलब CF पैरेलल टू BD होगी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स आर पैरेलल। और किसी ना किसी तरीके से अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि CF इक्वल टू BD है तो देन आई कैन से BCFD इज अ पैरेललोग्राम। मुझे CF इक्वल टू BD प्रूव करनी है, CF पैरेलल टू BD ऑलरेडी है, तो CF इक्वल टू BD होगी कैसे? ये डायरेक्टली हो ही नहीं सकती। अब देखो, CF को हम पहले प्रूव करेंगे AD के इक्वल। CF को प्रूव करेंगे AD के इक्वल। ये कैसे होंगे? इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके CF इक्वल टू AD आ जाएगी। और AD किसके इक्वल है? BD के। तो इससे क्या होगा? CF इक्वल टू BD हो जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूं, CF इक्वल टू AD हम प्रूव करेंगे। दूसरी बात, AD इक्वल टू BD, दैट इज गिवन। तो CF इक्वल टू AD इक्वल टू BD, दैट मींस CF इक्वल टू BD। तो ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो पहले हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। आगे जी डायग्राम। तो पहले हम क्या करेंगे? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बच्चों क्या क्या इंफॉर्मेशन है? AE इक्वल टू EC, क्योंकि मिड पॉइंट्स गिवन है हमें, E मिड पॉइंट है। मानते हो बच्चों? और देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, और क्योंकि साइड्स पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल भी क्या होंगे फिर? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों? एंगल साइड एंगल रूल से हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। 1 इक्वल टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, AE इक्वल टू CE, दैट इज गिवन क्योंकि मिड पॉइंट है, एंड 3 इक्वल टू 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लग जाएंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो इससे हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और दूसरा रास्ता भी है, आप देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लिया आपने, और आप ये भी ले सकते हो, मैं बता दूं आपको ताकि बाय द चांस अगर भूल जाओ तो पकड़ सको। ये एंगल और ये एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर आप चाहें तो AAS भी यूज कर सकते हैं, और इधर से आप ASA भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों रास्ते हैं आपके पास। बट यहां पे हमारी AD इक्वल टू CF तो है नहीं, तो टेक्निकली हमें साइड AE ही पकड़नी पड़ेगी, और एंगल आप जो चाहें वो ले सकते हैं।
तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF, तो वो राइट एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, AE इक्वल टू CE because E is the midpoint of A. AE equal to CE because E is the midpoint of AC। ठीक है जी। और थर्ड आ गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका रीजन हम देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा के देयरफॉर ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF by using ASA congruency Yeah. ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज, जो हमारा टारगेट था, क्या टारगेट था, CE को CF को किसके इक्वल करना है, AD के। तो AD इक्वल टू CF CPCT। ऑल्सो AD किसके इक्वल है बच्चों, BD के, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। मानते हो, Yes. D इज द मिड पॉइंट। अब CF भी AD के इक्वल है, BD भी AD के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज CF इक्वल टू BD, और CF पैरेलल टू BD हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी थी, CF पैरेलल टू AB करी थी। अगर CF पैरेलल टू AB है तो इसका मतलब CF पैरेलल टू BD भी तो होगी ना। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे फिर, CF पैरेलल टू BD, CF इक्वल टू BD, तो सिंस One pair of one pair of opposite sides is equal and parallel parallel both. both. Therefore we can say BC FD is a parallelogram। Parallelogram. तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो we will say therefore DF parallel to BC, opposite sides of parallelogram are parallel। बट अपने को पूरी DF तो चाहिए नहीं टू प्रूव में, टू प्रूव तो हमारा पिंक वाला पार्ट है, तो इसका पार्ट हम लिख सकते हैं therefore DE parallel to BC, रीजन बीइंग पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। इसको नोट करिए अच्छी तरह से और शुरू से दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को, हम किस लाइन लेंथ के साथ चल रहे हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखो ना, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। तो BCFD हमने अभी पैरेललोग्राम प्रूव करा है, BCFD। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप सोचो DF इक्वल टू BC होगी, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो DF इक्वल टू BC होगी। अब यार नोटिस करो, अगर DF इक्वल टू BC है तो यहां पे हमें पूरी DF तो चाहिए नहीं है। चल लिख के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं डायग्राम को कोशिश करता हूं कि कॉपी हो जाए। ओके, यार नोटिस करना, अगला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। ओके चलिए सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं सिंस BCFD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर वी कैन से ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं।
बट हमें डीएफ नहीं चाहिए पूरी, हमें डीएफ का कौन सा पार्ट चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, डीएफ को दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। डीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा, डायग्राम से देखो ना, डीएफ क्या है, डीई एंड ईएफ का कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों में मैंने ब्रेक कर दिया। अब नोटिस करो डीई इक्वल टू ईएफ ऑलरेडी है। अब ये कैसे है, कोई बता सकता है? डीई इक्वल टू ईएफ हमारे पास है ऑलरेडी। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कैसे होगा? क्या बताना है कि डीई इक्वल टू ईएफ कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि हम काम कर चुके हैं ऊपर सारा। एनीवन? नहीं, सन्नाटा छा गया बिल्कुल, क्योंकि हमने ये ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट करे हैं थोड़ी देर पहले। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे सीपीसीटी से। Yes. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बीसी को वी विल राइट इट एज डीई प्लस डीई, बिकॉज ईएफ डीई इक्वल टू ईएफ। ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रेंट करें हमने, ट्राइंगल का नाम लिखा है ऊपर एईडी सीईएफ, बिकॉज ट्राइंगल एईडी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। तो क्या आएगा, बीसी इक्वल टू 2DE। तो डीई कितनी आ जाएगी बच्चों, हाफ BC2 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने प्रूव करा यहां पे, देयरफॉर वी से DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल टू हाफ BC। हेंस प्रूव्ड। ये तरीका है सवाल को कंप्लीट करने का, मतलब थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है, थ्योरम आपसे फर्स्ट टाइम सारा नोट करके बात नहीं बनेगी। थ्योरम को समझिए, पूरे पैटर्न को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद प्लेन पेपर के ऊपर खुद से ट्राई करिए, तभी पकड़ बनेगी। अगर थ्योरम के ऊपर पकड़ नहीं बनेगी तो आप सोचो आगे सवालों के ऊपर कैसे बनेगी पकड़। फिर मेहनत मांगता है चैप्टर, ये आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। एक बार आपने मुझसे सॉल्व करवा ली सारी एनसीईआरटी, उसके बाद आपको खुद से ट्राई करनी चाहिए। यू हैव टू स्पेयर लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज ये चैप्टर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं बन पाएगा। नाउ विल डिस्कसिंग फर्दर इसका सेकंड पार्ट थ्योरम का, जिसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ। कन्वर्स का मतलब होता है बिल्कुल उल्टी स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हमें क्या बताता है, in a triangle line drawn through midpoint of one side and parallel to other side bisects the third side. Line in a triangle, line drawn through midpoint of one side parallel to another side bisects the third side. समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहले हमें मिड पॉइंट थ्योरम में क्या गिवन था, मिड पॉइंट थ्योरम में दो मिड पॉइंट गिवन थे और पैरेलल लाइन प्रूव करनी थी। तो मतलब तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, मिड पॉइंट 1, मिड पॉइंट 2 और तीसरी चीज पैरेलल। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमें क्या दे रखा था, दो मिड पॉइंट दे रखे थे, हमें क्या प्रूव करना था कि लाइंस पैरेलल हैं। अब इसमें क्या है, लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो मान लेते हैं कि ट्राइंगल एबीसी का डी मिड पॉइंट है एक साइड का, डी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू बीसी, ट्राइंगल का नाम है एबीसी। तो एक तो मिड पॉइंट गिवन है हमें और पैरेलल लाइन गिवन है। तो देखो यार कॉम्बिनेशन तीन चीजों का है, दो मिड पॉइंट और एक पैरेलल। मिड पॉइंट थ्योरम में हमें दो मिड पॉइंट दे रखे थे
और पैरेलल प्रूव करनी थी। अब यहां पे क्या दे रखा है हमें, मिड पॉइंट 1 और पैरेलल दे रखा है, प्रूव क्या करना है हमें, मिड पॉइंट 2। टेक्निकली अपने को प्रूव करना है यहां पे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सवाल सॉल्व करते हुए हमें ये थ्योरम प्रूव नहीं करनी, हम सीधा यूज कर सकते हैं। तो इन अ ट्राइंगल लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट D पैरेलल टू अदर साइड, DE पैरेलल टू BC बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका मतलब ये E पे AC को बाइसेक्ट कर रही है। तो गिवन इन ट्राइंगल ABC D is the midpoint of AB, DE parallel to BC. To prove E is the midpoint of AC, या आप ऐसे भी बोल सकते हो DE bisects AC at E। ये काम करने के लिए हमें फिर से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम जो हमने पहले करी थी। C से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू AB, और DE को प्रोड्यूस कर देंगे जो AB को मिलेगी जाके F पे। थ्रू C ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB which meets DE produced at F। कंस्ट्रक्शन सेम है और ये सवाल कंपैरेटिवली इजी है, इतना नोट करो बच्चों ताकि आगे करें। अब देखिए यहां पे करना क्या है हमें, पिछले क्वेश्चन में तो दो चीजें करनी थी, बट इस सवाल में सिर्फ एक ही करना है। क्या काम करना है हमें, AE को CE के इक्वल प्रूव करना है, E मिड पॉइंट प्रूव करना है ना। तो इसका मतलब सारा क्वेश्चन किसके ऊपर टिका हुआ है कि ट्राइंगल AED कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PEF हो जाए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो AE इक्वल टू CE हम लिख सकते हैं ना बच्चों। तो बस फिर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। अब इधर नोटिस करो, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है क्वेश्चन की। ये हमने पैरेलल ड्रॉ करी है और DE पैरेलल टू BC गिवन है। देखो जरा कैसे करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत। सिंस DE पैरेलल टू BC गिवन, तो दिस इंप्लाइज हम ये लिख सकते हैं DF पैरेलल टू BC। नोटिस करो अगर DE पैरेलल टू BC हमें गिवन है तो DF पैरेलल टू BC भी तो बोल ही सकते हैं ना, प्रोड्यूस किया हमने। ऑल्सो CF पैरेलल टू AB, ये हमने कैसे करी है, कंस्ट्रक्शन। अगर CF पैरेलल टू AB है इसका मतलब CF पैरेलल टू BD भी तो बोल सकते हैं ना। दिस इंप्लाइज नहीं समझ आई बात की सर ये CF वाला दबाया हुई है ना, आवाज कट गई थी आपकी। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है। सर जो सिंस D पैरेलल टू BC के बाद ऑल्सो CF करा थे ना, तो आवाज नहीं आ रही थी आपकी। बेटा साफ ही तो लिखा हुआ है CF पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर CF पैरेलल टू AB है तो CF पैरेलल टू BD भी तो लिखा जा सकता है ना। पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स आर पैरेलल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि CFDB में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। CFDB में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या इसको लिख सकते हैं BCFD। तो सिंस इन BCFD opposite sides are parallel, therefore
BCFD इज अ पैरेललोग्राम। नोटिस करो, अगर यहां तक समझ आया तो फिर हम आगे करते हैं। बस अब थोड़ा सा पार्ट ही रह गया इसका, ये ज्यादा लेंथी नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि DF पैरेलल टू BC कर दिया और CF पैरेलल टू BD कर दिया, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस बॉक्स इज आर पैरेलल, तो देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम। बेटा कई बच्चे ना, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस सवाल को ना बहुत मुश्किल करते रहते हैं। आप मुश्किल बोलो, आप आसान बोलो, करना तो पड़ेगा ही। तो आसान बोल के काम करोगे ज्यादा इजी रहेगा। अगर सिर्फ मुश्किल रोते रहोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फिर आप देखते रहोगे, तो करना तो पड़ेगा ही बेटा। चलें आगे बेटा। यस यस सर। अब Yes, sir. BCFD एक सर पैरेललोग्राम कमेंट बन चुका नीचे है। करना बस। लो बेटा लो। सर हो गया। तो नोटिस करिए, अगर BCFD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, देखो देखो हमारी बात शुरू कहां से हुई थी, हमें ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए कोई साइड तो इक्वल चाहिए ना, अभी तक हमारे पास कोई भी साइड इक्वल नहीं है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग जाएंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट साइड ही नहीं है कोई। अब ट्राइंगल्स बिना साइड के कॉन्ग्रेंट होते मैंने कभी नहीं देखे, तो हम साइड को इक्वल करने के लिए काम कर रहे हैं। देखो CF विल बी इक्वल टू BD, क्योंकि दिस बॉक्स इज अ पैरेललोग्राम। और BD किसके इक्वल है बच्चों? AD. AD के, है ना। CF इक्वल टू BD, क्योंकि आपने प्रूव कराया अभी कि जी BCFD ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इससे पता चलता है कि CF इक्वल टू BD। BD किसके इक्वल है? AD के। तो हम कह सकते हैं CF इक्वल टू AD। Yes, sir. From 1 and 2 से कैंसिल हो जाएगी. फ्रॉम 1 and 2, वेरी गुड। तो यहां पे हम कह सकते हैं देयरफॉर BD इक्वल टू CF, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। BD इक्वल टू CF हो गया, एंड BD इक्वल टू AD। इसका रीजन क्या लिखेंगे? D इज द Midpoint of AB. पॉइंट ऑफ AB। तो इन दोनों से हमें क्या पता चलता है? ये दोनों से हमें पता चलता है कि AD इक्वल टू CF। अब AD इक्वल टू CF आ चुका है बच्चों, मानते हो? एंगल E इक्वल टू एंगल E, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल A इक्वल टू एंगल C, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं पैरेलल लाइन की वजह से। तो रूल कौन सा लगेगा बता सकते हो? एंगल साइड, दो एंगल हैं और एक्सक्लूडेड साइड है, तो बस ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दो, उससे आपके पास आ जाएगी AE इक्वल टू CE। इससे E मिड पॉइंट आ जाएगा, काम खत्म। तो नाउ पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, कॉन्ग्रेंसी का ऑर्डर ढंग से लिखना बच्चों, अगर ये गलती हो गई तो इस गलती की माफी नहीं मिलनी। 3 इक्वल टू 4, तो हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसके लिए हम रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरी चीज AD इक्वल टू CF, दैट हैड बीन प्रूव्ड हियर। तो देयरफॉर रूल हम डायग्राम देख के डिसाइड कर चुके हैं। ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE by using angle side congruency rule. Therefore, we say AE equal to CE by CPCT. Therefore, we can say E is the midpoint of AC.
चलिए शाबाश, नोट करिए। चलिए अब बात करते हैं दोनों की यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन कैसे होगी? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कब यूज कर सकते हैं? व्हेन, जब आपको क्या दे रखे हो, 2 मिड पॉइंट दे रखे हो तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हो। और इससे आपको रिजल्ट क्या मिलता है? पैरेलल एंड हाफ। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कब कब यूज कर सकते हैं? व्हेन क्या गिवन हो, 1 मिड पॉइंट एंड 1 पैरेलल, और रिजल्ट आपको क्या मिलता है इससे? मिड पॉइंट 2। मिड पॉइंट मिलता है, मिड पॉइंट 2। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई लाइंस पैरेलल प्रूव करनी हो तो मिड पॉइंट थ्योरम हेल्प करेगी, और अगर आपको मिड पॉइंट प्रूव करना है, मिड पॉइंट प्रूव करना है तो आपको क्या हेल्प करेगी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, हेल्प करेगी आपकी। तो कहने का क्या मतलब, नाम है इसका? कन्वर्स, हाँ जी, कन्वर्सो क्या नाम है इसका? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इसको। अभी तो लिखवाया था ना ऊपर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, सेकंड वाली को जो हमने अभी करी है प्रूव। तो इन दोनों थ्योरम की जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन ऑल टुगेदर हमारी एक्सरसाइज 8.2 है, और कुछ और भी थ्योरम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। ये क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट क्लास में आपका 8.1 तक का टेस्ट होगा, जिसमें आपकी क्या क्या आएंगी? सारी थ्योरम्स आए ना, एंड एनसीईआरटी 8.1 कंप्लीट एंड एग्जांपल्स। सर मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी होगी? नहीं, सिर्फ 8.1 तक का कंटेंट होगा। 8.1 तक का कंटेंट क्या है? थ्योरम्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 8.1 एक्सरसाइज, एंड 5-6 एग्जांपल्स हैं, वो भी साथ में टेस्ट का पार्ट रहेंगी। और अगली क्लास में छोटा सा टेस्ट होगा आपका 45 मिनट्स का, और मोर ओवर हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। ओके सर।